तो वो लम्हा जो है कि मेरे ताया ने मेरी वालदा की राइट नब्स ऐसे पकड़ी हुई थी और मैं बैग के साथ, बैग मेरे गले में था और मैं ऐसे एंटर हुआ हूँ और मेरे ताया ने उनका हाथ छोड़ा है ऐसे। तो दैट वाज अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक मैं हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माय डियरेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम शाहिद हमीद साहब, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। आई एम फाइन, आई एम गुड। नाइस टू मीट यू अगेन, वंस अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या बात है सर, क्या बात है। आपको पता है सर, गूज बम्प्स एक टर्म होती है, रोंगटे खड़े हो जाना। जी। ये इस वक्त मेरी वो हालत हुई है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मेरे इर्द गिर्द ना इस वक्त आपके सारे किरदार, मूवीज जो हमने आपको देखा है, और हमने क्या देखा है, हमारे फादर ने भी आपको, मतलब हमारे फादर और आपकी ऑलमोस्ट एज एक ही है। जी, तो आपको पता है कि मतलब 70s और 80s का जो दौर है ना, वो शाहिद हमीद का दौर है। जी। और वो चीज़ें जो हमने आपकी देखी, और अब मतलब इतना बड़ा एक तरह से जिसको कहते हैं कि एजाज़ की बात है कि आज आप मेरे सामने रूबरू बैठे हुए हैं और मैं आपका इंटरव्यू करने की सादत है मुझे। तो सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे शो में सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि आप के जो वो दौर था जिसमें आप काम करते थे, उसकी जो मिट्टी थी, हवा थी, खुराक थी, उसमें क्या कोई ऐसा एलिमेंट था कि उस दौर ने कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा किया, आज तक मैंने नहीं देखा, जो कि खूबसूरत ना हो? असल में उसमें एक सच्चाई थी, ईमानदारी थी, मोहब्बतें थी, वैल्यूज थे, बिल्कुल, और कदरें थी। हर चीज़ जो थी वो सॉलिड थी। हर चीज़ जो है, इंसान जो है वो ये समझ के देता था। मिसाल के तौर पे अच्छा, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, या गोश्त है, या कुछ चीज़ें हैं, या नमक है, या मिर्च है, ठीक है। उस ज़माने में इतने ऑनेस्ट लोग होते थे कि वो खुद ही, बजाय कहने के, अब तो देखनी पड़ती है ना चीज़ों को, तो उस ज़माने के अंदर वो लोग इतने ऑनेस्ट थे और हर चीज़ वो इतनी अच्छी देते थे कि आप सोच नहीं सकते। और उस ज़माने के लिहाज से और इस ज़माने के लिहाज से तो बड़ा दुख और अफसोस होता है, ना, स्पेशली आप जैसे लोगों को जिन्होंने वो दौर देखा। जी, वो दौर देखा हुआ है हमने, और हमने ये भी देखा है कि उस ज़माने में ये नहीं था कि लैंड क्रूज़र ही की इज्जत हो। उस वक्त तो कोई इंसान टांगे के अंदर भी आता था, उसकी वही वैल्यू होती थी जो आजकल मटेरियलिस्टिक लोगों की। यस। मैं समझ रहा हूँ। और दूसरी एक और भी बात है ना कि ये मतलब एक बात आपके मुतालिक वैसे बहुत मशहूर है इंडस्ट्री में कि आप बहुत ब्लंट और बहुत बोल्ड आदमी हैं। अच्छा, ये ब्लंट और बोल्डनेस जो है मेरे नज़दीक तो एक क्वालिटी है, लेकिन उसको एक खामी बना ली है लोगों ने कि ये बंदा सच बोलता है। इसके बारे में आपका क्या टेक है? अच्छा, मतलब ये है कि ऐसा है कि जो इंसान सही बात करेगा, मसलन फॉर एग्जाम्पल जी, मसलन मैं कुछ चीज़ शरेआम करता हूँ, छुप के नहीं करता, ठीक है, मेरे में मुनाफिकत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो उसको वो ये कहते हैं कि यार ये बहुत बुरा है, ये है और वो है। अब ये है कि हमारे यहाँ एक तो बैक बाइटिंग बड़ी है। बैक बाइटिंग मीन्स के आप के सामने तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि राजा साहब आप तो बहुत अच्छे हैं और ये है और वो है, और जैसे ही आप उठ के गए हैं तो उन्होंने कहा जनाब ये तो वो मुनाफिकत बहुत है, तो मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बोल्ड का ताल्लुक है, आप अगर सच्चे तो आप बोल्ड होंगे। अगर आप में थोड़ी सी भी बेईमानी होगी या थोड़ी सी ऐसी बात होगी जिसको आप ये समझते होंगे कि यार ये मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सही है, यू शुड बी। क्योंकि मेरे उस्ताद एक बात कही थी। अच्छा जी, अच्छा, उन्होंने कहा जिंदगी के अंदर एक बात जरूर करना, और वो ये करना कि 2 and 2 is 4,
जो शख्स आपको कहेगा ना 2 and 2 is 5 तो वो तो फिर आप समझ जाए खुद क्या सही है, बिल्कुल वो तो गंदे को भी नजर आ रहा होगा कि वो क्या बात कर रहा है। क्या बात है। ये छोटे छोटे से देखे ना लेसन्स हैं जी। और ये आपके मेरा ख्याल है खानदान और खून का बहुत हाथ होता है इसमें। जिस फैमिली से आप हैं ना जी, ये आई थिंक ऐसा ब्लड बड़ा काउंट करता है। पहले हम समझते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो बड़े बात कह गए हैं बिल्कुल वो दुरुस्त है। और क्योंकि हम जब बच्चे होते हैं, जब हमें बड़े समझा रहे होते हैं तो हम समझ रहे होते हैं कि यार वी इग्नोर इट, वी ओवरलुक इट। और बगावत सीख होती है ना कि ये पुराने लोग हैं, हम पुराने लोग हैं। लेकिन जो कुछ वो कह रहे होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है। फिर आप जिस रास्ते पे आते हैं और जब आपके ऊपर वो वक्त आता है तो फिर आप अपने बड़ों को याद करते हैं। जैसे कि मैं जब फिल्म कैरियर में आया अपने, अच्छा जी, तो मुझे तो बहुत घर से बाहर निकाल दिया, बड़ा कुछ हुआ मेरे साथ। ठीक है। और आई वॉज द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। 4 बहनें थी मेरी। अच्छा, सही। और तो बाद में जब मेरी सुलह हो गई तो जब मैं आया करता था अपनी हवेली, जी जी जी, तो मैं आके तो चला जाता था। अच्छा। तो मेरे वाले साहब जो हैं वो दूर तक देखते रहते थे मेरी गाड़ी को। अच्छा। तो फिर एक वक्त मेरे ऊपर भी आया हाँ कि मैं भी जो कामरान साहब जाते हैं तो मैं उनको दूर तक देख रहा होता हूँ, तो मुझे अपने वालिद याद आते हैं मुझे। वो लाशऊरी तौर पे आप। यस। तो जो कुछ वो कहते हैं ना कि अल्टीमेटली वी बिकम आवर पेरेंट्स ना इन द एंड, के हम लोग वही बन जाते हैं जो हमारे माँ बाप होते हैं। हाँ, जो मतलब ये, और वो एक लफ्ज मुझे कहा करते थे भाई, क्यों झूठ बोला करता था मैं। अच्छा जी। मतलब जब फिल्म कैरियर में मैं आ रहा था, छुपाते थे आप बात? छुपाता था अच्छा जी, कि भाई वो अपना एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं फौज में सेलेक्ट हो गया था। अच्छा जी। तो मैं छुप के, अब शूटिंग शुरू हो गई थी, रात को लेट आना शुरू हो गए थे, तो मैं कभी फलाना झूठ, कभी फलाना छुपाना, कभी ये। खैर एक वक्त ऐसा आया कि उनको पता चल गया। अच्छा, ठीक है, कि मैं इस लाइन में चला गया हूँ, क्योंकि एक मैनेजर था हमारा, उसने जाके मेरा बोर्ड दिखाया। अच्छा। मैडम दीपा मेरी पहली 5 फिल्मों की हीरोइंस थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोर्ड दिखाया, अपने जनाब रोमांटिक सीन जो पोस्ट करके जनाब किया हुआ है। अच्छा। तो मेरे वाले साहब तो चकरा गए। अच्छा। तो जब घर आया मैं, तो आगे मैंने सलाम किया, तो सलाम की जगह जो फिर मेरे साथ हुआ वो सबको पता ही है ना। मतलब अब आप मैच्योर एज में आ गए थे, मतलब बड़े हो गए थे? यस, आई वाज हार्डली 18 इयर्स ओल्ड। लेकिन जरा मेरी बिल्ड जरा अच्छी थी। अच्छा। तो मैं मतलब आई डिड माय इंटरमीडिएट जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, कैथेड्रल हाई स्कूल। जी। तो वो इंग्लिश स्कूल था, ऑक्सफोर्ड से था उसका ताल्लुक। उसके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जो म्यूजिक सिखाने आते थे, जो हमें और ट्रेनिंग होती थी, वो सारे ऑक्सफोर्ड की थी। कैम्ब्रिज था हमारा स्कूल, कैथेड्रल हाई स्कूल। अच्छा जी। माल रोड के ऊपर है। क्या बात। तो अच्छा, वहाँ से आपकी बेसिक तालीम वहाँ से हुई? जी, बेसिक। अच्छा। ओके। बाद में वो फिर कॉलेज भी हो गया था। तो और आपने वही कंटिन्यू किया वहीं पर? मैंने कंटिन्यू किया। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जरा आया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं आया ही था अभी, तो मैं फिर इस करियर में आ गया। अच्छा, मैं एक सवाल कम लोगों से करता हूँ और ख़ास तौर से उनसे तो ज़रूर करता हूँ जो खूबसूरत होते हैं। अब आपसे तो ये करना बनता है जी। हमने ये तो सुना है कि खूबसूरती के फ़ायदे बहुत होते हैं, शॉर्टकट्स लोग ले लेते हैं खूबसूरती का फ़ायदा उठा के, और चीज़ें होती हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि खूबसूरती के खूबसूरत लोगों को नुकसानात क्या क्या होते हैं? बड़े नुकसानात है ना, हर कीमत, हर जगह, हर हिसाब में, हर फॉर्मेट में। आपको नुकसान ही नुकसान है। अच्छा। और हसीन तो अल्लाह की ज़ात है। जी बिल्कुल। तो और ये जो आपने सवाल किया मुझसे, इसके नुकसान ये हैं कि आप हर शख्स की निगाह में होते हैं, उसकी बैक बाइटिंग बड़ी होती है, उसकी और बहुत सारी, हसद बहुत होता है जी। हसद तो इतना है कि आप जो मर्जी कर लें। और मैं आपको फिर एक बात ज़रूर बताऊंगा, हसद तो हर जगह है, इट्स नो डाउट। मतलब मैं ये कहता हूँ कि कोलीग्स कैन नेवर बी गुड फ्रेंड्स, मैं तो ये कहता हूँ।
सही है। अच्छा, आप ओपनली कह रहे हैं? ओपनली। मैं तो ये उस वक्त मैंने ओपनली कहा जब हमारी एक फिल्म थी। अच्छा जी। दीदार फिल्म का नाम था, हसन तारिक साहब उसके डायरेक्टर थे। ठीक है ठीक है। तो वो फिल्म बड़ी जबरदस्त थी, मैं वहीद मुराद साहब और रानी बेगम। ठीक है जी। तो वो फिल्म जरा कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी फर्स्ट स्टेज में ना। ओके। बाद में तो उसमें मुझे अवार्ड भी मिला था। तो अब लोगों ने बहुत, जब अमराव या नदा भी लगी उस वक्त उसकी हसद थी, वो सुपर हिट हुई उस वक्त। जब मेरी तहजीब फिल्म आई उस वक्त भी हसद थी, जब मेरी और बहुत सारी। तो जब दीदार आई फिल्म, तो दीदार उस जमाने की बहुत बड़ी फिल्म थी। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि रतन सिनेमा में भी लगी। अच्छा। और नगमा सिनेमा में भी लगी, आमने सामने लगी एक साथ। सो मच कॉन्फिडेंट वी हैड। क्या बात है। और हाउसफुल दोनों। हाँ, हाउसफुल तो माशाल्लाह। तो उस वक्त मतलब आई शुड बी ओपन टू इट। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि मतलब ये तो, फिर मैंने वहाँ एक हीरो थे, उन्होंने मुझे कहा, तो भाई मुराद साहब थे, क्यों छुपाऊं, मैंने ठीक है। तो भाई साहब मेरे दोस्त भी थे, ही वाज सीनियर टू मी आल्सो। आई हैव गॉट ऑल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। मेरी जो सबसे फेवरेट फिल्म है आपकी, वो भी वहीद साहब के साथ है, शबाना। यस, उस पे भी हम करते हैं बात। अच्छा, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें मेरे साथ सूर्या भोपाली में भी थे, और मेरे साथ दिल ने फिर याद किया, फिर शबाना ऑनवर्ड। राइट। तो खैर, तो मैंने हम के घर गए रात को। अच्छा जी। तो मैंने कहा भाई साहब, कराची फ़ोन किया, पता किया क्या रिपोर्ट है। ठीक है। कहते यार कुछ बस समझ नहीं आ रही। मैंने कहा यार क्यों नहीं समझ आ रही भैया आपको? मतलब ही वाज वेरी सीनियर टू मी। ठीक है। लेकिन वो सेट के ऊपर होता था, वैसे भी वेरी गुड फ्रेंड्स। वेरी गुड फ्रेंड्स। अच्छा। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर बात सुने, मजाक में कहा उनको मैंने कहा सर, कोलीग्स कैन नेवर बी गुड फ्रेंड्स। तो कहना कि यार तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा सर ठीक कह रहा हूँ। नहीं, ये तो है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि राइवलरी इस तरह है कि मतलब बेसिकली प्रोफेशनल जो एक जेलसी है, या प्रोफेशनल एक जो आपका जो कंपटीशन है। लेकिन आप वही बात है कि जो बंदा एक रेस में है और पहली पोजीशन के लिए कोशिश कर रहा है, वो कभी भी नंबर 2 वाले को तो नहीं नंबर 1 वाला कहेगा कि तुम आगे आ जाओ। ये तो वो वाली बात होगी ना। तो यू ऑल वर डूइंग योर वर्क बेसिकली। तो आप लोग अपना अपना काम कर रहे थे। अब उसमें पब्लिक अगर किसी को ज्यादा पसंद करिए तो वो फिर मसला हो जाता था ना कुछ लोगों के लिए। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह कि आपने ये टाइम देखा नहीं, क्योंकि आपको तो सारे लोग प्यार करते थे। नहीं, कुछ लोग मेरे ओपोनेंट भी बड़े थे। नहीं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं। पब्लिक की बात कर। नहीं, पब्लिक हैज ऑलवेज लव। पब्लिक लव यू। आउटस्टैंडिंग। यस। हमारे यहाँ तो जो पंजाब का जो कल्चर है ना, वो तो है ना, यू नो। और उस दौर के लोग तो वैसे दिल के रईस थे ना। वो तो मतलब खुला बताते थे कि भाई। और मैंने तो ये देखा है कि हमारे मुल्क में मतलब आप, नदीम साहब, मोहम्मद अली और वहीद साहब, मतलब आप चारों का ही नाम आता है जब हम उस दौर की बात करते हैं। लेकिन आपका जब भी नाम आता है ना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मेरी नजर में रिस्पेक्ट है आपकी, कि आपने सिर्फ मोनोटोनस रोल नहीं किए, कि रूटीन के रोल। मतलब आपकी एक फिल्म थी बहुत खूब। जी। आपने उसमें 5 कैरेक्टर्स किए, और उसमें एक ट्रांसजेंडर का रोल भी आपने जी बिल्कुल किया। और आपको मैं बताऊं, सॉरी आपको जी आप करें बात प्लीज, क्या कह रहे हैं जी? मैं ये कह रहा हूँ कि ये मतलब एक खूबसूरत हीरो के लिए, जो अपने जमाने का टॉप हीरो है, उसके लिए इतना बड़ा चैलेंज होता है कि ये वाला कैरेक्टर करना। लेकिन आपने इतने मतलब आराम से वो कैरेक्टर कर लिया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेस्ड था। और आपको मैं बताऊं, जो मैं वो रोल जो कर रहा था, वो 8 दिन में सेट से बाहर नहीं निकला। अच्छा। 8 डेज, चूंकि वो एक सेट था जिसपे सारा उसका काम था कि मैं कैरेक्टर से बाहर ना चला जाऊं। ठीक है। और जब मैं लास्ट सीक्वेंस कर रहा था उसका, 28 to 30 आवर्स आई वाज ऑन द सेट, क्योंकि मुझे गेटअप चेंज कर करके आना पड़ रहा था। तो मैंने 150 शॉट्स दिए थे। अब बुराई तो हमारी बहुत करते हैं, ये सेट तोड़वा दिए, ये कर दिया, शूटिंग भी नहीं पहुंचे। ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं, कभी मैंने नहीं कहा कि नहीं हुआ, और सभी करते हैं। मेरे बारे में कुछ उस जमाने की जर्नलिज्म, आजकल की जर्नलिज्म तो बड़ी एजुकेटेड है, थी उस वक्त भी। देखें, कराची के अंदर जर्नलिज्म ऐसी थी कि कराची ने आज तक कभी बात ही नहीं की। दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट ऑन माय एक्टिंग, ये अच्छी की है, बुरी की है, जो भी की है ना, ओपिनियन जो होता है जी, जो भी ओपिनियन है वो देना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए।
तो हमारी ये पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत गए, कभी कब्रिस्तान की बात कर दी, कभी फलानी बात कर दी, ये भुट्टो साहब तक बात पहुंची। तो कहने का मतलब ये है कि एक एजुकेटेड आदमी ज़रा थोड़ा सा ये सोच ले कि यार कब्रिस्तान कोई है कोई मसला, सोचें सर। तो दिस इज़ वेरी बैड ऑन दैट पार्ट, यू नो, फैमिली वाइज भी। और आदमी को सोचना चाहिए कि क्या इतनी जगहें मर गई थी, क्या होटल्स नहीं थे, क्या घर नहीं थे, या कुछ और। ये येलो जर्नलिज्म थी ना, मतलब बेसिकली तो ये वही बात है कि ये जो जर्द सहाफत जिसको हम कहते हैं अपना वो, अच्छा यही आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है चीज़ के लाइक्स लेने के लिए या कोई वायरल चीज़ करने के लिए कोई भी झूठी सच्ची बात मशहूर कर देते हैं, फिर वो कंटेंट जो है वो बिक रहा होता है, देख रहा। कभी कुछ कह देते हैं फलाना एक्टर मर गया, कभी कहते हैं फलाना साफी ये हो गया, कभी कहते हैं फलान। तो दिस इज़ वेरी बैड, यू नो। समटाइम बड़ा शौक लगता है आदमी को देख के कि ये सच बात है कि गलत बात है। अच्छा सर, ये कुछ फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपके क्योंकि आर्काइव बना रहा हूँ, मुझे बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1950 और डेट क्या है? 24 जुलाई। जो आप बनते हैं लियो। मैं लियो हैं, और लियो की खुसूसियात जो है ना वो आपके अंदर, मुझे क्योंकि पता है लियो जो होते हैं ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं एक तो जी। अच्छा, फिर उनका गुस्सा भी बड़ा ओपन होता है जब वो किसी से नाला हो जाए बिल्कुल। फिर वो उसको ना कहते हैं घर तक छोड़ने जाते हैं और आपके साथ ये बात मैंने मंसूब मतलब लोगों ने की है कि मतलब शाहिद साहब जो है ना, मतलब वैसे तो बड़े लविंग हैं, लेकिन अगर कहीं उनकी ठन गई है किसी के साथ तो फिर वो उसको जो है ना मतलब पूरा जवाब देते हैं। ऐसा है ना जी। तो अच्छा, दूसरा ये कि ये तन्हाई पसंद होते हैं थोड़े, अपनी जिंदगी के अंदर जो इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स या इनकी जो पर्सनल ख्वाहिशात या ड्रीम्स होते हैं ये इवन अपनी वाइफ बच्चे किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये है आपके साथ भी? ये थोड़ा सा इनमें ये होता है कि ये बिलीव करते हैं यस और नो पे। अच्छा, अगर मसलन मैंने आपका साथ दिया, ठीक है जी, तो मैं आपका साथ दूंगा, आप बुरे हैं अच्छे हैं जो भी है, ठीक है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इनको पता, ब्लैक एंड व्हाइट है बस, तीसरा कोई रंग नहीं है इनकी जिंदगी, उसमें हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं। अच्छा, मतलब अगर मैं आपके साथ हूँ तो आप कुछ भी हैं, आप हैं और कोई ऐसी बात ना हो जाए, वैसे तो पहाड़ भी गिर जाए जी तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। कई दफा ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात जो कि बड़ी टचिंग हो कि यार इसने ऐसा क्यों सोचा, सही या इसने ऐसा क्यों किया, तो वो फिर आप हर्ट हो जाते हैं ना, बहुत हर्ट होता है। सही। अच्छा, आप पैदा कहाँ हुए थे सर? जी मैं पैदा लाहौर में हुए, इसी हवेली में। अच्छा, जो आपके भी टाइम हुआ, हाँ, इसी हवेली सर मैं जरूर आऊंगा आपके पास, मुझे बड़ा इश्तियाक है। और मैंने आपकी वो हवेली देखी थी जो कामरान भाई ने आपका शो किया था। हाँ, कामरान ने जब किया था शो वो वही हाँ, वो पीछे बैकग्राउंड में वही पैदा हुआ, कामरान भी वहीं पैदा हुआ, इमरान भी वहीं, क्या ज़हीर भी वहीं, सारे वहीं। अच्छा, वहीं पैदा हुआ। सर आपके बहन भाई कितने थे? जी मेरी 4 बहनें। आपने बताया, सॉरी अभी आपने बताया भी था। अच्छा, आप इकलौते भाई हैं? जी मैं। आपका नंबर क्या है बहन भाइयों में? मैं सबसे छोटा हूँ, आई एम 5th। अच्छा, सबसे लाडले घर के सबके हैं। लेकिन सख्तियां भी आपने फिर बर्दाश्त की होंगी वालिद साहब की तरफ से? मदर के बाद जब मेरी मदर की डेथ हुई, हाँ, तो आई वाज वेरी स्मॉल, यू नो दैट। अच्छा जी, अच्छा। तो लेकिन मेरे फादर इतने मतलब सख्त नहीं थे, लेकिन थे, वो शाम को भी बहुत आता था। राजपूत थे ना? हाँ जी, राजपूत थे ना। राजपूत आपको पता ही है सर, मैं खुद वैसे मुझे पता है। आप भी राजपूत हैं और वैसे भी राजपूत जो हैं वो अना को लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल, उनको बस होता है। अच्छा, लोगों के लिए वो ना, मेरे लिए वो प्राइड है। नहीं, वो असल में ये एक ब्लड का रिफ्लेक्शन है। आप मजबूर हैं, हाँ, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें कोई वो दो राय नहीं है, कोई ये नहीं कि खुदा ना खास्ता कुछ जानबूझ के कर रहा है, नो, ये है ही नहीं है। मतलब इसमें इस ब्लड के अंदर जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि वैसे तो सब हमारे बहन भाई हैं, जी बिल्कुल, एवरीबडी इज लाइक आवर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड एवरीबडी। लेकिन ये जो है ये खामखा एक चीज को ना, वो अना नहीं होती, वो अना वाला मसला है, बस सही, वो ईगो आ जाती है ना, ईगो आ जाती है। जी। आपकी मदर जो थी, कब उनका मतलब इंतकाल हुआ? आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? हार्डली आई वाज 6 years 7 years। अच्छा, और क्या कॉज था उनका डेथ का?
उनका कॉज कोई, उनको उस ज़माने में कोई मतलब जो लेडीज प्रॉब्लम थी। अच्छा, सही। और वो डायग्नोस लेट हुआ होगा या कुछ? बहुत, अब तो उस ज़माने में नहीं हुआ होगा डायग्नोस। अच्छा, आपके फादर ने फिर दोबारा शादी नहीं की? नहीं। अच्छा, तो ही डेडिकेटेड हिज लाइफ। ओह यस, ही वाज वेरी डेडिकेटेड। क्या बात है सर। घर का वैसे आपका जो माहौल था वो कैसा था? लाइक मजहबी था, थोड़ा स्ट्रिक्ट थे मजहब को लेके, या नो लिबरल? वेरी लिबरल। ओके, वेरी नाइस। मतलब बहने कुरान शरीफ, नमाजें, ये वो। जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब वी केम फ्रॉम करनाल एंड वी वर सेटल्ड हियर। आई वाज बोर्न हियर इन दिस हवेली। और मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊँ, 1950 तो मैंने बताया आप। हाँ। लेकिन एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है। अच्छा। अच्छा, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा। ओके सर। क्योंकि जब मेरी सिस्टर गई ना, मेरी सिस्टर जो, मेरी 3 बहनों का इंतकाल हो गया। अभी हाल ही में मेरी सिस्टर का डेथ हुई है कनाडा के अंदर। मेरी ऑलमोस्ट फैमिली जो है वो कनाडा में, बेटे भी 2 कनाडा में। एक जो बड़ी बहन है जिन्होंने पाला है हमें, शी इज इन लंदन। अच्छा जी। अच्छा। तो उसने जब अपना फॉर्म फिल किया ना, तो मेरी डेट उसकी तरफ आ गई, उसकी डेट उसकी तरफ आ गई। एक्चुअली ये हुआ है। अच्छा, स्वैप हो गई दोनों। मैं कहता हूँ यार क्या फर्क पड़ता है। सही। और वो आपकी बड़ी बहन है? वो मेरी बड़ी बहन। इसका मतलब आप छोटे हैं? मैं छोटा हूँ। तो मैं कभी किसी को आज तक ये बताया नहीं। तो आप ये मुझे बताएं, आपकी बहन की डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ क्या, ताकि मुझे पता चले। मेरा ख्याल है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो मेरी 54 में आ रही है। अच्छा, आप ईयर की बात करें? ईयर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो जब उन्होंने गलती से फॉर्म भरा ना, तो उस वक्त ये आईडी तो होते नहीं थे, जो मतलब अंदाजा। अच्छा, सही। You got my point? अच्छा, ये कुछ लोगों ने मुझे ये बात बताई हुई है, ये कोई और भी उसे मुझे बता रहा था कि ये इसी तरह हमारा वो हो गया था। मतलब तो ये अब वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारा आपको पता है वो फैमिली ट्री में चला गया सारा। हाँ, सही। तो एनीवे, मैं तो उस बात को माइंड नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला इसी तरह से तंदुरुस्ती रखे। अच्छा सर, शाहिद आपका अपना नाम है या फिल्मी नाम है? जी नहीं, मेरा अपना। आपने अपना ही नाम यूज किया मतलब फिल्म के अंदर भी? अच्छा, मुझे बताएं, कोई निकनेम था घर का प्यार से? हाँ जी, निकनेम तो था मेरा। अच्छा। मुझे मेरी बहनें मुझे शादो कहती थी। शादो? हाँ जी। मिठू कहती थी। अच्छा, ये 2 नाम तो बड़े मशहूर थे मेरे। अच्छा जी। क्या? और वालिद साहब क्या कह के पुकारते? वालिद साहब तो शाहिद ही कह के। अच्छा, वो कह के पुकारते थे। सही है। आपका रिलेशनशिप कैसा था वालिद के साथ? मेरा वालिद साहब का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो चूँकि मैं आई वाज द ओनली सन, ठीक है, तो वालदा का मैं बहुत लाडला था। हाँ। मेरे वालिद साहब की बड़ी बहन बहुत लाडली थी। हाँ। वो जरा कंट्रास्ट होता है। होता है, बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल। तो जब मेरे वालिद की डेथ हुई ना, तो उसके बाद मैं स्लाइटली ना कुछ फील करने लग गया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया। सही। अच्छा, हमारी लैंड्स हैं उकाड़े में। अच्छा जी। दीपालपुर एक जगह है। ओके जी। तो दीपालपुर से इधर ही एक गांव है, खड़क सिंह उसका नाम है। ओके। तो हमारा सिनेमा भी था उकाड़े के अंदर। तो मेरे वालिद साहब और जो मेरे ताया थे, जो मेरे बड़े से बड़े ताया थे, वो कमिश्नर थे कराची में। उनसे छोटे जो थे डॉक्टर गुलाम बेग साहब, ही वाज हेल्थ सेक्रेटरी एंड ही वाज प्रोफेसर इन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। क्या बात। और जो मेरे ताया थे और जो मेरे वालिद साहब थे, ये हमारी ज़मीनों को, पूरी फैमिली की ज़मीनें थी। अच्छा, उनको देखभाल। अच्छा। तो ज़्यादातर मेरे वालिद साहब जो थे वो रहते थे गांव के अंदर रहते थे। तो 15 दिन वहाँ, 15 दिन यहाँ पे रहते थे। तो बट ही वाज वेरी लविंग, बट ही यूज्ड टू लव माय एल्डर सिस्टर। हाँ, वो होता है ना, बाप का और बेटियों का और माँ का और बेटों का, ये चीज़ होती है। क्या बात है। अच्छा सर, जब उस दौर की हम बात करते हैं, जब आप बच्चे थे, पहली चीज़ क्या याद आती? पहली चीज़ तो मुझे याद आती है कि जब मैंने लास्ट टाइम अपनी मदर को किस किया, मैं स्कूल जा रहा था। अच्छा। तो हमारे सिनेमा से पैसे आया करते थे। अच्छा, ओके। तो वो बड़े करारे नए नोट होते। क्या बात है। अच्छा। तो मेरी मदर बीमार थी। हाँ। तो मेरी मदर
जब मैंने उनसे पैसे मांगे और मैंने उनको प्यार किया, किस वगैरह किया, स्कूल जा रहा था कैथेड्रल हाई स्कूल। अच्छा जी। तो उन्होंने तकिए के नीचे से कहा कि निकाल लो। अच्छा। तो मैंने वो 1 रुपया लेना था तो वो 2 रुपये आ गए। अच्छा ठीक है। तो वो जो मेमोरीज है मेरी कि वो जो 2 रुपये, सर्दी है, 31 दिसंबर, राइट। हाँ। और मैं स्कूल गया, स्कूल से मैं वापस आया तो मेरी 2 अम्माएं थी मेरे ऊपर। अच्छा। एक 10 बजे ब्रेक होती थी 15 मिनट की, ठीक है जी। उसमें वो दूध वगैरह, क्योंकि मेरे घर से नज़दीक ही था स्कूल। अच्छा जी। अच्छा। तो 12 बजे अच्छा अम्मा आया करती थी। ठीक है जी। और आई वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ माई स्कूल। अच्छा, आप अंदर ही रहते थे? मैं 3 बजे हमारा स्कूल खत्म होता था तो मेरी अम्मा लेने आती थी। अच्छा जी। तो इन शॉर्ट, तो मैं बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी अम्मा नहीं आए। इतने में मेरी प्रिंसिपल आई, मिसेस वाइट। अच्छा जी। उन्होंने खड़ी होकर उन्होंने कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आपको पता है सर्दियों में शामें जल्दी हो जाती है, सूरज ढल जाता है। हाँ जी जी। तो शाम की अज़ानें हो रही थी। तो मैंने कहा, मैडम मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर माई सर्वेंट। कहती नो यू मस्ट गो, इट्स नाइट नाउ, इट्स इवनिंग, यू मस्ट गो। मैंने कहा ओके। अच्छा, मेरे घर से 5 मिनट का रास्ता था। ठीक है। वो जो लम्हात है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ उस वक्त, वो जो मेरा स्कूल से चलना था 45 मिनट का रास्ता था, और घर तक पहुँचना ऐसा था जैसे कोई 10 मील में पैदल चल रहा हूँ। और जब मैं घर के नज़दीक पहुँचा तो गाड़ी हुई थी। और मैंने कहा इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई, क्या ये मसला है? तो मैं जब फिर गया कमरे में तो मेरे ताया डॉक्टर थे, डॉक्टर गुलाम भीख साहब। सारे लाहौर के जितने उस वक्त के डॉक्टर्स थे, डॉक्टर अमीरुद्दीन साहब, डॉक्टर अंकल सजारी साहब, वास्ती साहब, बहुत बड़े बड़े जितने भी डॉक्टर्स मेरे ताया के दोस्त थे। तो वो लम्हा जो है कि मेरे ताया ने मेरी वालदा की राइट नब्स ऐसे पकड़ी हुई थी और मैं बैग के साथ, बैग मेरे गले में था और मैं ऐसे एंटर हुआ हूँ और मेरे ताया ने उनका हाथ छोड़ रहा है ऐसे। तो दैट वाज और आपने वो विटनेस वही लम्हा किया, वो आपकी मेमोरी, वो रुक गया ना, वो वक्त ही रुक गया आपका। हाँ, तो दैट वाज द टाइम के वो मैं कभी नहीं भूलता। और वो आपका जो बचपन है उसके साथ वो याद जो है ना वो मंसूब हो गई है ना। I was very small at that time. 6 साल के तो थे आप। जी। हाँ, तो वो आपका ज़ाहिर है। और फिर माँ के साथ आप क्लोज भी बहुत हों और फिर बहुत ज़्यादा क्लोज है अपनी वालदा से, बहुत ज़्यादा क्लोज। वैसे आप कैसे बच्चे थे? आप शरारती थे या I was very shy. अच्छा, आप शाय थे? हाँ, ज़्यादा फ्री नहीं होते थे इस तरह एकदम से लोगों के साथ? नहीं, बहुत शाय था मैं। हाँ। अपनी बहनों के साथ तो शरारते वरारते कर लेता था, लेकिन मैं अपना मतलब वैसे आप थोड़ा सा रिजर्व ही रहते थे? रिजर्व मीन्स के मैं मतलब इंट्रोवर्ट। हाँ जी, है ना? हाँ, ऐसा ही था। ठीक है। अच्छा, वैसे कोई दोस्त याद है उस दौर के, आपके बचपन के? जी अभी तक हैं कोई दोस्त ऐसे? नहीं, मेरे जो बड़े अजीज दोस्त थे, जनरल मेहदी। अच्छा जी। डीजी रेंजर रहा है वो। हाँ। और एक और है खुर्शीद, वो मेरा दोस्त है, वो तो भी हयात है। अच्छा जी। एक और था मेजर, मेजर अजहर उस्मान, वो भी माशाल्लाह हयात है। क्या बात है। तो वो हाल ही में भी 3 साल पहले उसका इंतकाल हुआ है। अच्छा। तो बाकी तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं माशाल्लाह। पुराने दोस्तों में ये फ्लैटिस होटल के जो हैं ये अंजुम साहब। अच्छा, सही। और मेरे बड़े दोस्त हैं। क्या बात है। तो वी मीट और बहुत सारे हैं ऑन एंड ऑफ मुलाकात, मतलब जो हयात है उनसे होती है। रियाज साहब हैं, पीपल्स पार्टी के, इस्लामाबाद में होते हैं। अच्छा, आपका भुट्टो साहब के साथ बहुत लिंक्ड है, बहुत लगाव था। बेनज़ीर के साथ भी मैंने सुना है। आई एम हिज लवर इन फैक्ट। क्या बात है। और चौधरी रियाज साहब हैं जो प्रेसिडेंट रहे हैं
इंग्लैंड में, अच्छा जी। पीपल्स पार्टी के, जी जी, आजकल इस्लामाबाद में होते हैं। अच्छा जी, चौधरी रियाज साहब ने ही बेनज़ीर साहिबा से मेरी लंदन में मुलाकात कराई थी। अच्छा जी, और आपकी काफी मुलाकातें उनके साथ? मेरी 5-6 मुलाकातें उनके साथ मुलाकातें जी। हैं। एंड शी वाज सच ए लवली वुमेन, आई मस्ट से। क्या बात है। मेरे लिए तो उनका जो दर्जा है वो बिल्कुल एक बहनों की तरह है। और वही कहते हैं ना कि लाइक फादर लाइक डॉटर, या है ना, बिल्कुल उनकी ही फोटोकॉपी थी। और मैं तो आपको पता है उसके लिए इतनी सजा काटी, अपना कैरियर तबाह किया ज़ियाउल हक के ज़माने के अंदर। फिर मैं 2 दिन मस्त जेल में भी रहा हूँ। अच्छा जी, इन्होंने मुझे अंदर कर दिया, फिर इन्होंने कोड़ों को अनाउंस करना था, तो फिर मैं अपना कैरियर मेरा ख़राब हुआ और मैं यहाँ छोड़कर सही, फिर मैं इंग्लैंड चला गया। फिर मेरी 3 बहनें कनाडा में थी, फिर मैं कनाडा में चला गया। चले गए, अच्छा तो फिर जब बेनज़ीर साहब वापस आई प्राइम मिनिस्टर, फिर जाके ये फिर काम आपका थी। वो हाँ जी, हाँ। सही सही सही। अच्छा सर, आपने तकरीबन 250 से 300 फिल्म्स की हैं अपने करियर में, दैट्स ट्रू? मतलब यही आपका तकरीबन फिगर बनता है? इतना ही तो ये वो। अच्छा, ये कई लोग नहीं जानते कि आपका जो एक्टिंग करियर था, ये अब मैं तस्हीह भी कर रहा हूँ और मतलब आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, क्या ये बात दुरुस्त है कि 1970 में डायरेक्टर थे अब्बास नौशा, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी एक रात? नहीं, ये वाज द प्रोड्यूसर। अच्छा, ही वाज द प्रोड्यूसर। ही वाज द प्रोड्यूसर। अच्छा, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं कभी? नहीं बनी, हिट हुई है वो तो। अब ये वो लोग कहते हैं कि ये फिल्म नहीं बनी, और वो डायरेक्टर, आप देखें विकिपीडिया पे ये इन्फॉर्मेशन गलत लिखी हुई है। ये एक्चुअली इन फैक्ट तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। दे शुड फील अशेम ऑफ देयरसेल्फ। दुनिया भर के अंदर ये होता है। मैंने बड़े बड़े इंटरव्यूज दिए हैं, BBC को, वॉइस ऑफ अमेरिका को जी, और कनाडा में मैंने जितने, जब मैं कनाडा में थे बहुत दिए मैंने। आप यकीन करें कि जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ जी, ये मुझे आपने इंटरव्यू सुनाना है और फिर आपने मुझसे साइन लेना है, और वो साइन लेते हैं बाकायदा, और वो कहते हैं कि जनाब हम चला सकते हैं। ये तरीका होता है। यहाँ तो सहाफत अब ऐसी बातें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अब्बास नौशा साहब वॉज माई फर्स्ट प्रोड्यूसर। अच्छा जी, मेरे उस्ताद भी वही थे। ठीक है, मुझे सिखाया भी सारा कुछ उन्होंने, और 101 रुपया भी उन्होंने दिया था। अच्छा, उन्होंने दिया था। अच्छा, आपकी पहली फी ये थी 101? क्या बात है, क्या बात है। तो एक तरह से आपको इंडस्ट्री के हवाले करने वाले वो इंसान? ऑफ कोर्स। अच्छा, तो वो मुझे थोड़ा सा बताइए, आपको कैसे दरियाफ्त कैसे किया? मेरे हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे, जमील कुरैशी साहब। उस जमाने में शमा रसाला निकलता था। अच्छा जी, ओके, अपना लाहौर से। अच्छा जी, तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, वो उसके एडिटर थे। वो फिल्मों में आना जाना, स्टूडियो लेना देना ये था। उन्होंने एक दिन, हम तो फौज में जा रहे थे, ठीक है जी, एक दिन उन्होंने कहा कि जनाब आओ तुम्हें प्रोड्यूसर को मिलाते हैं। अच्छा, हमने कहा जनाब चलो प्रोड्यूसर को देखते, प्रोड्यूसर कैसे होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर साहब को मिले जाके। प्रोड्यूसर साहब ने सबसे पहले हमारे से सवाल किया, जनाब आप अबाई गाँव कौन सा है? अच्छा, अब हम तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए थे, हमें अबाई अच्छा अच्छा, खैर वो जनाब फिर उन्होंने, जमील भाई ने फौरन उसको कवर किया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई इनका भाई गाँव जो है करनाल है, लियाकती खान की फैमिली से हैं, ये है वो है फलाना है जो। क्या बात है। उन्होंने कहा मैं भी वहीं का ही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, उस जमाने में लक्ष्मी चौक में एक रेस्टोरेंट होता था, किंग सर्कल। हाँ, अच्छा जी, किंग सर्कल। अच्छा, वहां पे सारे बैठ के 2-2 आने की प्याली पे, एक गाने की प्याली पे कहानी लिख, सारे फिल्मी लोग वहां होते। ठीक। तो वहां पे हमारी पहली मुलाकात हुई। अच्छा, तो जरा वहाँ फौज में तो गए नहीं। इन शॉर्ट हाँ, मैंने डिसाइड किया कि यार इन्होंने मुझे कहा, मिलते कहा कि आप तो दिलीप कुमार है। मैंने कहा अच्छा मैं दिलीप कुमार। क्या बात है। और वो तो आइकॉन थे उस वक्त। आइकॉन, नो मैच। वो तो he was a godfather in fact, you know। तो वो मैंने फिर डिसाइड कर लिया, मेरे दोस्त चले गए तो मैं नौशा साहब के पास। ठीक है, नौशा साहब ने, मैं फिर बड़ी मेहनत की उन्होंने मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी किसी का नहीं कहा कि इसकी नकल कर लो, इसको यूं कर लो, डायलॉग यूं बोलने हैं। अब जैसे मैं आपसे नेशनल बात कर रहा हूँ, जी, कोई मेरे नेशनल है सारा, यू नो। ऐसे इन्होंने मुझे फिर एक्टिंग सिखाई। अच्छा, मैं एक्टिंग पढ़ाता भी हूँ, मेरा अपना भी मैंने पढ़ी हुई है एक्टिंग। मैंने आपको जो स्टडी किया एज एन एक्टर, आप अपनी आंखों से बहुत काम लेते हैं।
ये नेचुरल है। और मैंने नोट किया है कि आपके दौर के जो बाकी के टॉप के हीरोज थे ना, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज या उन चीज़ों पे एम्फेसाइज ज़्यादा करते थे, लेकिन आइज़ जो है ना वो एक बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से कोई इंसान किसी किरदार को ना पहचानता है। और आइज़ जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग ना ज़रा थोड़ा सा ना निगलेक्ट करते हैं हमारे मुल्क में, आइज़ से काम नहीं लेते ज़्यादा। देखो ना, आंखें एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके दिल में बात होती है, हाँ, वो आपकी आंखों से होती आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और इसमें आप ही माशाल्लाह पढ़ाते भी हैं, बड़ी अच्छे, मतलब आपने एजुकेशन ली। जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी। तो यू कैन अंडरस्टैंड के असल में एक्सप्रेशन जो है वो डायलॉग से पहले आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा ना क्या कहना चाह रहे हैं, अब अगर इसको मैं बना के कहूँगा तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। अगर नहीं मेरा हाथ उठा तो नहीं उठना चाहिए, डजंट मैटर। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये उन्होंने मुझे सिखाया। ये मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप तो खैर करके भी आए हैं। जी सर, मैंने ये आपसे एक बात पूछनी थी कि हमारे एक्टिंग की फील्ड जो है, इसमें जो सबसे आला या जिसको कहते हैं सबसे मुश्किल जो एक टेक्निक है, उसको कहते हैं मेथड एक्टिंग। जी। हमारी मूवीज़ में मेथड एक्टिंग का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। उसकी वजह क्या थी? बेसिकली मैं सिर्फ एलैबोरेट ये कर दूं कि तलत हुसैन साहब टीवी के आर्टिस्ट थे, लेकिन वो मेथड एक्टिंग जानते थे। उन्होंने जब मेथड एक्टिंग करने की फिल्म में कोशिश की तो वो नहीं चल सके। क्या वजह थी? देखिए, आर्टिस्ट वही होता है ना। अब जो जैसे हम एक बात कर रहे हैं, ठीक है, अब फर्स्ट टेक इज द बेस्ट टेक। ठीक है जी। योर फर्स्ट थॉट इज द बेस्ट थॉट। जो आपने लिख दिया पहली दफा, वो दैट इज द बेस्ट। आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ चीजें कर सकते हैं। ठीक है। अब जो एक्टिंग है, एक्टिंग तो हर इंसान कर सकता है, नो डाउट, पर एक होता है नेचुरल, यू नो। अब टीवी के अंदर मैं ये कह रहा हूँ नेचुरल, ये ऐसे गया हाथ मेरा, कट हो गया, शॉट हो गया, और फिर आपको एक चीज को 4 दफा रिपीट करना पड़ रहा है। सो आई थिंक सो। अच्छा, फिर स्क्रीन छोटी है, आपकी पूरी बॉडी नजर नहीं आ रही, और आपकी शायद डिटेल्स जो हैं वो कैप्चर ही नहीं हो रही। एग्जैक्टली। अब उसके अंदर क्या है, फिल्म तो आप यूं देखते हैं ना, फिल्म को तो आप यूं देख रहे होते हैं ना, फिल्म को आप यूं देख रहे हो, ये आप ये देख रहे होते हैं, आपकी यू गॉट इट। ये मैं समझ रहा हूँ। तो वो फिर ऐसा है कि फिल्म में और टीवी के अंदर मैं फर्क इसलिए कहता हूँ, एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, फर्क की बात कर रहा हूँ। फिल्म जब आप जाते हैं पैसे खर्च करके और फिल्म देखते हैं, आप 2.25 घंटे आपने फिल्म में स्ट्रेस देखनी है। सही है। उसमें आपको जो रिजल्ट है, वो आपको उसी वक्त रिजल्ट मिलेगा। पास है या हिट है, जो भी है। अब टीवी आप देख रहे हैं, ऑन किया आपने, कभी आप वॉशरूम चले गए, कभी आपने चाय पी ली। तो सही है कि आप मतलब ये भी करते हैं, जैसा VCR आया था तो आप पॉज कर देते थे। एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो वहीं से काम शुरू हो जाता था। सही। तो हमारे तो टेलीविजन ने कितने खूबसूरत ड्रामास दिए एक वक्त पे, और हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। अब उनकी सक्सेस हालांकि बेसिक ट्रेनिंग तो टीवी है और स्टेज है। बिल्कुल सही। जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं हॉलीवुड के, मार्लन ब्रांडो, रिचर्ड बर्टन, जितने भी आप देख लें, रॉबर्ट डिनीरो, सब स्टेज से आए हैं भाई। और देखिए क्या उन्होंने एक्टिंग की, और स्टेज के ऊपर ही मेथड एक्टिंग है। यस। अच्छा, अब हमने जो किया, हम जाते हैं, हर शख्स अपने कैरेक्टर के पीछे जाता है। अब मिनोटर्स जो आई, वो बहुत सारे एक्टरों में आई, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर किया कि डाकू है, डाकू की चाल कैसे होगी, उसका गेटअप कैसे होगा, उसने बोलना कैसे, उसको दाढ़ी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। सो आई गॉट दैट। उसमें मैंने ये शर्म नहीं की कि मैं अभी बगैर शेव के हीरो गाना नहीं, मैं वही अभी आप बात कर रहे थे कि जैसे वो जो मूवी थी उसमें आपने ट्रांसजेंडर का कर लिया, फिर मुहाफिज जो थी मूवी आपकी, उसमें क्या शिकार, नहीं मेरी बिगनिंग की फिल्म देखे हैं। शिकार शिकार वो कहानी से मैंने खुद लिखवाई थी। अच्छा। म्यूजिक मेरा खुद था।
अच्छा। उसका प्रोड्यूसर भी मैं खुद था। वाह वाह। लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस जमाने में, तो मैंने एक प्रोडक्शन मैनेजर था, उसको मैंने कहा यार तुम बना लो। ठीक है। हमारे एक डायरेक्टर होते थे ऐसे हाफिज साहब। अच्छा जी। उनके पास टाइम नहीं था। अच्छा। तो वो बेचारे बिल्कुल, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं था। अच्छा। वो बेचारे बेकार थे। अच्छा। बहुत शरीफ आदमी थे। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि यार आप तो टाइम ही नहीं दे रहे, कहानी और म्यूजिक तो सब बन गया, ठीक है, तो हम बना लें। मैंने कहा सर आप बना लें। अच्छा। तो उन्होंने फिल्म बनाई। उन्होंने कहा जी पैसे भी फिर दे। हाँ। तो उनको उस जमाने में मैंने 2.5-3 लाख रुपए दिए थे फिल्म बनाने उस जमाने। अच्छा अच्छा। सुपर हिट फिल्म थी उस जमाने में। उसका 28 लाख का क्रॉस हुआ था। क्या बात है, मतलब 2 लाख 2.5 लाख लगा के 28 लाख उन्होंने वापस कर दिए थे पैसे। क्या जो मुझे भी उन्होंने फीस देनी थी वो भी उन्होंने दी। लेकिन मैंने ऐसा भी किया बहुत सारा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये 71 में जो मूवी आंसू आई थी, जो ऐसे बुखारी साहब ने डायरेक्ट की थी, वो आपकी बेसिकली करियर की पहली मूवी है जो रिलीज जो है। ये तो बात दुरुस्त है ना? ये दुरुस्त। हाँ, सही है सही है। अच्छा, वो फिल्म जो है वो बेसिकली सुपर हिट, वो गोल्डन जुबली में चली गई थी, मैंने सुना है। तो ये मुझे बताएं कि जो एक जवान सा मतलब एक लड़का था शाहिद जी, उस मूवी की रिलीज से पहले और उस मूवी की रिलीज के बाद अचानक वो रातों रात जो है वो ऐसा कुछ क्वेश्चन ये किसी ने भाई ये बताऊं, मैं आपको, मेरे एक दोस्त है अभी भी वो जिंदा है। अच्छा जी। उसके साथ मैंने प्रोग्राम बना लिया। मैंने कहा भाई बात सुनो, फिल्म में तो आ गए हैं, ठीक है, मैंने कहा तुम्हारी पेन फ्रेंडशिप एक होती थी उस जमाने में, फ्रेंडशिप वो जैसे हम कहते थे कलमी कलमी दोस्ती। हाँ जी, एग्जैक्टली, कलमी दोस्ती, एग्जैक्टली। उसने वो जापान की कुछ लड़कियों से अच्छा अच्छा, ये मैं आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम बता रहा। अच्छा जी। इससे पहले कभी ये बातें नहीं हुई। ठीक है जी। तो उसने फ्रेंडशिप कर रखी थी, वो करता था। अच्छा जी। तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा यार बात सुन, इतने पैसे आ गए हमारे पास कि हम अपना पासपोर्ट तो बनवा लिया हमने। अच्छा। हमने कहा भाई बात ये है कि टिकट विकेट तैयार रखो। जापान का? अच्छा, वो जो कलमी दोस्तियां थी वो आपका हकीकी दोस्तियों में कन्वर्ट कर? अच्छा नहीं, हमने कहा अगर फेल हो गए तो मैंने कहा यहाँ तो शक्ल दिखाने के काबिल नहीं, ना फैमिली में ना अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मेरे ऑलरेडी मेरी सेट के ऊपर हाँ जी 8 फिल्में आ चुकी थी आंसू से पहले ही। आंसू से पहले। अच्छा। जिस दिन मेरा गाना चला है, मेरा नदीम साहब का, दीवा बेगम का, ठीक है जी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो जिस दिन वो चला अपना प्रोजेक्शन हॉल में जी, तो बाहर आया तो प्रोड्यूसर खड़े हुए थे। ठीक है। किसी ने 10,000, किसी ने 12,000, किसी ने 15,000। अच्छा अच्छा, मतलब उधर ही साइन कर लिया? उधर साइन उसी वक्त। और तहजीब मेरी साइन हो गई उधर ही नहीं, तहजीब के लिए मैं तारक साहब के घर गए थे। अच्छा जी। अच्छा। उन्होंने 2 फिल्में साइन कर दी। ठीक है। उन्होंने 5-5 हजार में अमराव जाना था। ये कि उस वक्त के लोग देखे ना कितने मतलब वो थे, उन्हें पता चल जाता भाई एक गाना चला है अभी मेरा। मैं समझ गया। यू गॉट इट? मैं समझ गया। तो पैसे हमारे पास इकट्ठे बैठे हो गए थे। क्या बात है, क्या हाँ। तो हमने कहा भाई अगर तो आंसू फेल हो गई तो टिकट कटा के सीधे बाहर। तो जब फिल्म हिट हुई और आप दी शाहिद हमीद बन गए, तो आपके ऊपर सबसे बड़ा चेंज क्या है? आपको क्या करना पड़ा अपने अंदर चेंज? नहीं, मुझे कोई चेंज नहीं है। आप वही रहे? हमसे। अच्छा अच्छा, लाइक दिस। हाँ हाँ, जैसे मैं आपके पास आप बैठा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। आई एम लाइक दिस। अच्छा, यू लाइक। मेरी हिटिंग भी बड़ी हुई। मेरी कंसेक्यूटिव 11 फिल्में हिट है। यू नो इट। मेरी पहली लगी आंसू। अच्छा, मुझे तो लगता है आपके पूरे करियर की हर फिल्म हिट है, क्योंकि आपको लव ही इतना करते हैं लोग, इतना प्यार करते हैं। नाइस ऑफ यू। और अच्छा, फिर मुझे असल में जो लगता है कि आपके करियर का जो टर्निंग पॉइंट था, जो कि हर बच्चे को जो मूवी पता ना, वो है उमराव जान। उमराव जान तो आपको पता। और ये मजे की बात है कि ये हम देखें दौर क्या चल रहा था कि पाकिस्तान ने ये फिल्म जैसे 1972 में बनाई और इंडिया में वो मूवी 1981 में बनाई जिसमें रेखा जी थी। जी, हमने वो एफर्ट पहले कर लिया था और हमारी मूवी अभी भी उनकी मूवी से ज्यादा 100 टाइम बेटर ज्यादा। मुझे बताइए कि मैंने एक क्वेश्चन आपसे करना था कि ये हसन तारिक साहब जो डायरेक्टर थे, मुझे बताएं कि नवाब सलीम आपका कैरेक्टर था उसमें। जी, नवाब सलीम का कैरेक्टर था आपका, और रानी बेगम जो थी वो उमराव जान थी। अब मुझे ये बताइए कि कंपेयर आप किस तरह करते हैं दोनों फिल्मों को? उनकी भी आपने मूवी देखी और आपने खुद अपनी जो थी उसमें काम किया। मेजर चेंज क्या है दोनों मूवीज में? हमारी जो उमराव जान है ना,
वो इतनी नियर टू लाइफ है, इतनी नियर टू लाइफ है कि आप दोबारा देखिएगा, मतलब आप रिलेट कर सकते हैं जी, आप रिलेट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि वो बहुत लार्जर देन लाइफ और बहुत फैंटेसी बेस्ड थी वो चीज। ठीक है ना। हाँ। हमारी तो 1.5 साल स्क्रिप्ट के ऊपर काम हुआ, 1 महीने के अंदर म्यूजिक बना। अच्छा। 1 महीना एक गाने के ऊपर लगा, जो आखिरी गाना था। हाँ। जो बचा है वो लौटाने के लिए आया, आखिरी गीत। क्या बात। ये सैफुद्दीन सैफ साहब ने स्वाद के अंदर एक महीना बैठे रहे, उसके बाद ये गाना तैयार हुआ। अच्छा। हमारी शूट जो है, आप बिलीव नहीं करेगा, वो पता 2.5 महीने की शूट है हमारी, टोटल मूवी। मतलब कैमरा क्लोज हो गया 2.5 महीने। कैमरा क्लोज। क्या बात है। और उस जमाने के अंदर 60 डब्बों के अंदर फिल्म बनती थी, जो और डायरेक्टर्स बनाते थे। बिल्कुल ठीक है जी। हमारी जो है वो 28 डब्बों में बनी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क किया हुआ था सर। होमवर्क 1.5 साल का होमवर्क था हसन तारिक साहब। क्या बात है। और हसन तारिक साहब जैसा डायरेक्टर तो इस पूरे एशिया में पैदा होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि नॉवेल तो ज़रा एक ही है ना, जो मतलब जो स्टोरी है उमराव की, वो तो एक नॉवेल पे बेस्ड है बेसिकली। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो मूवी है वो है नो डाउट बहुत अच्छी मूवी है वो भी, लेकिन उसमें चेंज बहुत की है उन्होंने नॉवेल से चीज़ें। अब देखें ना, कुछ डायरेक्टर्स ने हमारे यहाँ के हुसैन के बाजार में, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इतना ग्लैमराइज कर दिया, उसका इफेक्ट ही नहीं आया। उसका इफेक्ट क्या आएगा? देखें ना, आप झोपड़ी के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं। हाँ जी। मैं भी एक स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ। अच्छा जी। इंशाल्लाह था। अच्छा जी। अच्छा। तो मैं आपको 6 महीने के बाद जी, मैं I'll come and I'll talk to you about it। अच्छा जी, वाह। तो हो सकता है आपकी खदमात की भी जरूरत सर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, बिकॉज मुझे सुन के ये बड़ी खुशी हुई इस बात की। तो अब अगर मैंने लिखवाया है अपने स्क्रिप्ट के अंदर, या मेरे स्क्रीन प्ले के अंदर है कि एक लड़की है जी, वो रेड कार में जा रही है, मर्सिडीज में, कन्वर्टेबल है, ऊपर से हेलीकॉप्टर लड़का चेस कर रहा है। हाँ, सही। अब वो चेजिंग में कट चेजिंग दिखा रहे हैं, और वो आके सड़क के ऊपर गाड़ी के आगे हेलीकॉप्टर खड़ा कर दे। ठीक है जी। ये वो आपने लिखवाया है। और लिखवाते हुए तो आप सोचते भी नहीं। आप सोचते भी नहीं। हाँ। और आप साइकिल पे कर रहे हो। सही बात है, मर्सिडीज को साइकिल कर दे। हाँ, तो वो इम्पैक्ट क्या आएगा? वो इम्पैक्ट क्या आएगा? सही बात। उसको मोटरसाइकिल पे ले आए या उसको भागते हुए ले आए। सही बात। सो बात तो वही होती है, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट इट ऑन द स्क्रीन, आप प्रेजेंट कैसे करते हैं स्क्रीन के ऊपर। नहीं, असल में बात यह सर कि हम लोग जो है ना, जब कंसीव करें, मैं लोगों को ये बताता हूँ कि लिखना जो है ना, वो भी ये इसीलिए सबसे बड़ा आर्ट है। मूवी में या ड्रामा में या किसी भी प्रोडक्शन में सबसे बैकबोन जो होती है ना चीज़, वो होती है उसका स्क्रिप्ट। हमारे यहाँ जो फुकदान है, और जो मैं कहता हूँ जो आप लोगों के दौर में कामयाबी का राज था ना, वो था स्क्रिप्ट, क्योंकि लोग स्क्रिप्ट पे काम करते थे। राज साहब, स्क्रिप्ट पे मैंने तारिक साहब ने 55 to 60 मूवीज बनाई है। अच्छा। मेरे से तो बहुत पहले थे, मैं तो उस वक्त मेरा ख्याल है पैदा ही हुआ हूँ जब तारिक साहब डायरेक्टर हो गए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा काम मैंने उनके साथ किया, एस सुलेमान साहब के साथ किया, नजरुल इल्साम साहब के साथ मैंने सिर्फ एक फिल्म की। अच्छा जी। शीशे का घर, वो भी ठीक नहीं गई। ठीक है जी। बाकी मैंने सब डायरेक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन जो विजन, जो थिंकिंग जो हसन तारिक साहब की थी, वो मेरा ख्याल है बहुत किसी के हिस्से में नहीं आई। आप वो देखे ना उनकी, अगर आप फिल्म देखे एक गुनाह और से, हाँ, इट वाज सच ए वंडरफुल मूवी कि हम गए ताशकंद में राज कपूर साहब भी आए हुए थे। अच्छा। गुलजार साहब भी आए हुए थे, रशीदी साहब आए हुए थे। हमारे यहाँ से सबिया भाभी गई हुई थी, मोहम्मद अली साहब गए हुए थे, जेबा भाभी गई हुई थी, मैं गया हुआ था। सही है। तो गुलजार साहब से मुलाकात हुई, व्हाट ए मैन ही इज। क्या बात है। राज कपूर साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन हमारी फिल्म को अवार्ड मिला। अच्छा। ताशकंद में क्या सबिया भाभी को अवार्ड मिला, हसन तारिक साहब को एज ए डायरेक्टर अवार्ड मिला। तो ऐसी जी बड़ी बड़ी फिल्में। यहाँ तो सर बस यहाँ राजा साहब मसला ये है कि यहाँ पे किसी की इज्जत नहीं है, किसी की कदर नहीं है। अब पहली दफा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एफर्ट की है। भुट्टो साहब के जमाने में भी हुई है, नेफ्टेक बनाई। अच्छा जी। हाँ। लेकिन फाइनेंशियली कोई नहीं, वो इसको इदारा नहीं ना समझते, वो समझते हैं कि हालांकि मतलब अगर आप हमसाया मुल्क की बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा जो मतलब एम्फसाइज है वो इंडस्ट्री। वो तो रात को टेलीफोन करते हैं, दे टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ
हमसाया मुल्क है। एग्जैक्टली। रात को वो टेलीफोन करते हैं, यहाँ तो सुनने वाला कोई और नहीं। जो अच्छी बात है वो चाहे कोई आपके टर्म्स उनसे अच्छे हैं नहीं, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म के तकाजे हैं मैं कहता हूँ कि वो कमाल है सर। वो असेंबलियों में बैठे हैं वो लोग। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि एक और बहुत बात है जिस पे मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ आपके ऊपर। जी जी। आप पहले हीरो हैं यहाँ से जिनको हमसाया मुल्क में बुलाया गया था जी, और आप नहीं गए। जी मैं नहीं गया। जरा थोड़ा सा बताइए। अतरीस देलवी साहब थे जो कि दिल्ली रसाला के एडिटर थे। अच्छा। उनके साथ बड़े मेरे मुरासम थे। अच्छा जी। मेरी बल्कि फैमिली के मुरासम थे। तो वो आए थे स्पेशली दिल्ली से मेरे घर पे। अच्छा। और मेरे पास ठहरे भी वो। ओके। उस ज़माने में मनोज कुमार साहब भी आए हुए थे। अच्छा जी। और मनोज कुमार साहब ने हमारे जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे मोहम्मद अली साहब, उनको साइन किया था। आप क्लर्क मूवी की बात करें? क्लर्क की बात। और ज़ेबा भाभी भी थी उसमें। ज़ेबा भाभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आई रिफ्यूज। हालांकि वो फिल्म इधर अपने मुल्क में नहीं बना रहे थे। वो असल में मुझ में नेशनलिज्म बहुत है, बहुत ज़्यादा है। इतना नेशनलिज्म है मुझ में। मैं अपने मुल्क की तो कोई बात सुन ही नहीं सकता। नॉट इवन व्हेन आई गो आउट ऑफ माई कंट्री। हमें वो पाकिस कहते हैं कि थोड़ा झगड़ा हुआ है मेरा। सो मैं समझता हूँ कि जिस ये मेरा मैसेज भी है जी कि जिस मुल्क में नेशनलिज्म ख़त्म हो जाए वो मुल्क बर्बाद होता है। तो हमें नेशनलिज्म आना चाहिए और हमें अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। इसी में बेहतरी है और इसी में आपकी जिसको कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ है आपका। देखा ना कि आप मतलब अगेंस्ट द लॉ कैसे जा सकते हैं? हाउ कैन यू गो इट? बिकॉज यू आर लिविंग इन सच ए कंट्री। आपको तो अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए जी। तो वो एक ही चीज से आ सकता है और वो चीज है नेशनलिज्म। इसलिए मैंने बाहर के मुल्कों में काम नहीं किया। बहुत मतलब ये मैं कहता हूँ एक बहुत ही एक डिसीजन ऐसा है जिसके लिए लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं। हाँ। भाई क्या प्राउड फील करते हैं। और फिर जो क्लर्क के साथ हुआ, जो क्लर्क के साथ किया, सारे उनके सीन काट दिए। और क्या मतलब एक तरह से। और इतने नदीम साहब ने भी काम किया जी। वो देश परदेश में उनके साथ किया। नहीं वो तो आज तक ये चल ही रहा है। खैर काम वो तो है। अच्छा, एक आपने मूवी 98 में की सैयद नूर साहब की जोर, उसमें आपने विलन का कैरेक्टर किया जी। अब 98 के बाद 2018 तक जो जावेद शेख साहब की फिल्म वजूद है, आपने 20 साल का संन्यास ले लिया। आप गायब हो गए इंडस्ट्री से। मुझे उसकी वजह प्लीज बताइए कि आपने ये बीच में जो इतना बड़ा जो गैप आया, आपने ज्यादा काम नहीं किया। मैंने बताया आपको ना, वो यही वजह थी जो आप बता रहे हैं? नो, ये वजह नहीं थी। मैंने आपको बताया ना कि ज़िया उल हक का जमाना था। मैं भुट्टो साहब का लवर्स में था। तो मेरे को कोयटा के अंदर केस बना दिया, नाजायज केस पे। अच्छा। एक फिल्म की शूटिंग करने गया, नाजायज केस बना दिया। वो फाइट करता रहा, मैं 2 साल तक फाइट करता रहा मैं। एनीवे उन्होंने मुझे फाइनली पता लगा कि इन्होंने तो कोड़े मार रहे। 2-3 में मच जेल के अंदर भी रह के आऊँ भुट्टो साहब के लिए। अच्छा, ये सारी बात जो आपने मुझे बताई है वो इससे रिलेटेड है, ये जो 20 साल का अरसा? ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं समझा पुरानी बात। नो, अच्छा, सही है। तो जब आप वापस आए तो फिर जब ये वजूद, जब ये शुरू हुई, जोर शुरू हुई, उस वक्त तो इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी ना। उस वक्त तो पंजाबी फिल्में बन रही। और आपने काफी आवाज भी उठाई थी इसके लिए कि फिल्में अब अच्छी नहीं बन रही, तो मैं नहीं काम करूंगा। मैंने काम किया ही नहीं। मैंने तो उस वक्त सैयद नूर की कई फिल्में छोड़ी। सैयद नूर साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुहाफिज बनाई। क्या फिल्म? जब मैं कम बैक पे हुआ है मेरा, तो मेरे वो दोस्त थे सोहेल भट्ट साहब। जी, वो राडो वाले। अच्छा जी। तो ही वाज माय फ्रेंड, वो प्रोड्यूसर थे। तो सैयद नूर साहब से तो बहुत पुराना ताल्लुक है मेरा। नहीं, और आपकी बड़ी अच्छी उनके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है मेरी उनके साथ। एंड इज अ वेरी वेरी पोलाइट एंड वेरी वेरी नाइस डायरेक्टर। प्यार करने वाले। उन्होंने मुहाफिज में काम किया, फिर मैंने जोर में काम किया। जोर ठीक नहीं गई, मुहाफिज तो उनकी बहुत ठीक, बहुत जबरदस्त थी। तो पंजाबी फिल्मों का आ गया था जमाना ना, तो आपने नहीं किया फिर उसको? फिर मैंने उसके बाद फिर इट वाज बेटर। लेकिन मैंने फिर कुछ सीरियल्स किए। हाँ, वो आप टीवी के ऊपर आपने अपना अच्छा टीवी पे सैयद असगर नदीम सैयद साहब का मोहब्बतें किया था लंदन में। क्या बात है, मुझे याद है वो। बिल्कुल, बड़ा बहुत अच्छा वो सीरियल गया था हमारा। क्या बात। और एक वो फैसल बुखारी का था,
बेवारिस उस्मा बुखारी साहिबा थी उसमें। जी जी जी, जिसमें मेरा ख्याल है बेवारिस में अरबाज खान थे, अरबाज भी थे, और वो थोड़ा एक महमूद थे, काशिफ महमूद। यस यस जी जी। अच्छा सर, सवेरा नदीम थी उसमें, और एक और थी वो, काफी उसमें बड़ी कास्ट थी काफी उसमें, और वो सारी मेरी हवेली में हुई है। अच्छा जबरदस्त, सही। अच्छा सर, मुझे बताएं 2014 में एक फिल्म आप लोगों ने स्टार्ट की थी, हुए तुम अजनबी, जो 9 साल के बाद रिलीज हुई 2023 में। ये अब मैंने तस्दीक भी करनी, क्या वाकई इसको इतना अरसा लग गया था, क्योंकि कोविड और इन चीज़ों की वजह से फिल्म डिले होती चली? 9 साल तो नहीं लगे, 7 साल मेरा ख्याल। 7 साल लगे थे, बीच में 2.5 साल तो कोविड आ गए। अच्छा। अब कोविड के बाद फिर थोड़ा सा हमने चेंजेस की, जो कामरान थे उन्होंने जितनी उसकी एयरफोर्स की डॉग फाइट्स वगैरह थी, और जो नेवी के ऊपर थी, क्योंकि वो नेवी में जहाज़ आ रहा था, तो मैंने जब रश देखा तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा यार वो अपना मैंने कहा इसके ऊपर ये तो खाली जहाज़ आ रहा है, सही। तो मैंने कहा इसके ऊपर कुछ VFX वगैरह सही। तो सारा हमने हॉलीवुड से कराया था, वो भी लेट हुआ। फिर बीच में कोविड आ गया, 2.5-3 साल उसमें उस ज़्यादा जो कोविड ने हमें डिस्टर्ब किया ना, जी बहुत डिस्टर्ब किया। सही। अच्छा, उसकी वजह से मतलब एक तो 2 बातें मैंने पूछनी है। एक तो आपने अपनी फिल्म कंपनी जो शाहिद फिल्म्स है, जी वो आपने स्टार्ट की। जी। अच्छा, दूसरा ये कि आपके अपने जो माशाल्लाह बेटे हैं, हमारे भी बड़े फेवरेट, कामरान शाहिद साहब, वो राइटर एंड डायरेक्टर के तौर पे नजर है। बट ही इज रिटन वेरी नाइसली, वेरी नाइस। और वो मूवी, एक बात है कि वो मुश्किल फिल्म थी, वो इतनी आसान मूवी थी, एक नए डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल। यस वो बहुत। अच्छा, मुझे बताएं शाहिद फिल्म्स ने आगे क्यों फिल्म्स नहीं करी की? अब कर रहा हूँ, अब जो आप बता रहे हैं मुझे, जो मैं बता रहा हूँ, ये शाहिद फिल्म्स के अंदर ही आएगी। ये शाहिद फिल्म्स के अंदर। अच्छा, इंशाल्लाह। तो इसमें आपका स्क्रिप्ट या जो वो है, उसमें हम कामरान साहब को ही देखेंगे दोबारा, या कामरान साहब डायलॉग्स में आएंगे, अगर मान गए तो। वो आपको तो अपॉइंटमेंट अब लेनी पड़ेगी। सही अब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सही। क्या बात है सर, क्या बात है। तो लेकिन मैंने उसमें ये मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। सही है। आई एम नॉट टेकन। और सर एक और बात है कि आप एक बेहतरीन आदमी है मेरे लिए ये सवाल करने के लिए, क्योंकि आप एक पूरा दौर देखते हुए आ रहे हैं जब सक्सेस होती थी हमारी फिल्म की, सिनेमा की। क्या चीज़ मिस की है हमने? आपके मुंह से मैं सुनना चाह रहा हूँ कि हमारी आवाम को बताएं कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री नीचे से नीचे जाई जा रही है, और उसको ऊपर लाने के लिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं समझता हूँ जी, वो ये है कि गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया। पहली बात, गवर्नमेंट ने आज तक हमें रिकग्नाइज ही नहीं किया कि हम फिल्म इंडस्ट्री हैं। दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर जहाँ भी आप चले जाएं, वहाँ गवर्नमेंट अपने कल्चर को प्रमोट करती है। इन्होंने किया ही नहीं किया। ये पहली दफ़ा है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियली तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, आई एम वेरी ग्रेटफुल। हालांकि मैंने उनसे ना फॉर्म भरा है और ना मैंने लेने और ना मैंने उनसे लेके फिल्म बनानी है। ठीक है, लेकिन उनका जो इकदाम है उसको आप तारीफ कर। ऑफ कोर्स। अब उन्होंने जो क्लॉज लिखी है वो ये है कि 3 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, और 3 करोड़ रुपए आपने डाल के 6 करोड़ की एक अच्छी फिल्म बनाए। तो जब आप तो खुद इस फील्ड में हैं जी भाई, आप जब तक अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे फिल्म कैसे चलेगी, कैसे बनेगी? ये बिल्डिंग जिसमें बैठे हुए हैं हम, इसकी बुनियाद ही ठीक नहीं होगी तो हाउ कैन वी सिट हियर? अब इसके ऊपर आप महल भी खड़ा कर दें तो वो बुनियाद तो कमजोर है, उसकी कमजोर है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि आजकल महल बनाने पे फोकस करते हैं, बुनियाद को हमने छोड़ दिया हुआ। सर वो मैंने आपसे बताया ना, 55 फिल्मों में से 33 फिल्म्स में मैंने हसन तारिक साहब के साथ काम किया है, एंड ही केम एज ए राइटर। और वो किसी के शागिर्द नहीं थे। पहली ही फिल्म उन्होंने नींद बनाई, उस वक्त तो मैं बच्चा था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इनके साथ मैं कभी काम भी करूंगा, और उनके साथ मैं स्क्रिप्ट पे बैठा रहा हूँ। पहले इन्होंने स्क्रिप्ट ही तैयार कराना है, साथ साथ उसके म्यूजिक बनता था, साथ साथ उसकी कास्टिंग होती थी जब स्क्रिप्ट तैयार हो जाता था कि आपको लेना है, मुझे लेना है, इसको लेना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद फिर सेट्स होते थे। अब आप बात कर रहे हैं मुरावजा नदा की और लगा रहे हैं आप झोपड़ी,
आप मुझे बताएं कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? बिल्कुल सही है। पब्लिक इतनी बेवकूफ तो नहीं है। अल्फ्रेड हिचकॉक का एक बड़ा मशहूर है ना वाकया कि उनसे किसी ने पूछा था कि सर आपकी नई फिल्म जो आ रही है वो कहाँ तक पहुंची है? तो उन्होंने कहा कि बस 90% तैयार हो गई है, 10% काम रह गया। तो उन्होंने कहा क्या रह गया? तो कहते हैं कि बस शूटिंग बाकी है। ऐसे ही है। अब ये बात ये बताती है कि 90% काम जो है वो शूटिंग से पहले करना होता है। अब मैं ही उन्हीं की बात बताता हूँ। हाँ। एक वक्त में वो बिल्कुल फारिग थे, अल्फ्रेड हिचकॉक। अच्छा जी। सुबह को जाता था समंदर पे, ठीक। कॉफी लेके, अपने साथ वो कुछ सैंडविच वगैरह ले गया, आया। इन शॉर्ट बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है जी। आगे 3-4 साल वो यही करता रहा, समंदर पे गया, वापस आया, रात को आया, एक पेपर लिखा, ठीक है, और सो गया। एक उसका दोस्त था, अच्छा, बहुत बड़ा एक्टर था। उसने उसको फ़ोन करके पूछा, उसने कहा आजकल क्या आ रहा? उसने कहा यार बेकार बैठा हूँ। उसने कहा ओके आई एम कमिंग। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ, कि प्रोड्यूसर से मिलाता हूँ। अच्छा। वो उसको प्रोड्यूसर के पास ले गया। उसने कहा ये स्क्रिप्ट है। अच्छा जी। जब उसको स्क्रिप्ट दिया, उसने कहा ये आप स्क्रिप्ट पढ़ लें। हालांकि उसको फिल्म कोई नहीं थी। अच्छा, ठीक है। उसने कहा आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लें, कास्ट मेरी मर्जी की होगी, कास्ट मेरी मर्जी की होगी। अच्छा। और इसमें से एक लफ्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। सही। वो देखे आ गया, ठीक है। उन्होंने उठा के फेंके मारा। अच्छा। उन्होंने कहा पता नहीं क्या, कास्ट मेरी होगी, स्क्रिप्ट मेरा होगा, फलाना होगा। तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने कुछ प्रोड्यूसर को ख्याल आया, MGM वाले थे या वो मुझे याद नहीं, ठीक है जी। उन्होंने कहा वो देखे तो सही। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा उसको बुलाओ। अच्छा। उसको बुलाया। अच्छा। उसने फिल्म बना दी। सही। अब मैं बताता हूँ फिल्म का नाम। अच्छा। जब उसने फिल्म बनाई, तो कास्ट भी उसकी अपनी मर्जी की, ठीक है। तो जब उसने फिल्म बनाई, तो आप कहते हैं टाइम्स के ऊपर, दे आर फर्स्ट फ्रंट पेज के ऊपर किसी का कैप्शन आना, किसी की तस्वीर आनी, उसमें मार्लन ब्रैंडो और उसमें अल्फ्रेड हिचकॉक ही हो सकते हैं। ठीक है। सही सही। तो उसने फिल्म बनाई द बर्ड्स। ओह यार, क्या क्लासिक। मतलब वो तो हॉरर की मैं कहता हूँ एक, मतलब एक बिल्कुल ही एक अलग टर्मिनोलॉजी उन्होंने। उसने क्या कहा था? उसने कहा मैं कास्ट अपनी मर्जी की लूंगा, स्क्रिप्ट में चेंजिंग नहीं होगी। क्या बात है। और टाइम्स के ऊपर एक कैप्शन आया, हाँ, कि समटाइम्स a quality of a person goes behind the clouds. Sometimes a quality of a person goes behind the clouds. But if he has got qualities, he will come out of the clouds. Alfred Hitchcock. क्या सर बात, क्या लोग थे, क्या बात है, क्या बात है। तो कितना बड़ा लेसन है, कितना बड़ा लेसन कि आपके अंदर अगर ये सबके लिए लेसन है। ये इसलिए मैंने सुना उनका सैंडविच और कॉफी लेके वहां जाना, जो क्लाउड से ऊपर जाना था। हाँ जी, ऐसे ही था। तो वो उन्होंने यही किया कि गलत काम करने से बेहतर उन्होंने कहा कि मैं क्लाउड्स के पीछे चला जाऊं। और जब वो बाहर आए तो फिर अगर क्वालिटीज हैं तो बाहर आ गया। क्या बात है, क्या बात है। यही तो लर्निंग है ना हमारी, जो हम लोग। अच्छा, हमारे मुल्क में ये आप लोगों के दौर में तो काफी सारी ऐसी मिसालें हैं, लेकिन अभी के दौर में कोई भी इंसान सवाए फाइनेंसेस के ना इस फिल्म इंडस्ट्री को यूज ही नहीं कर रहा। देखे ना जी, एक तो स्क्रिप्ट नहीं है, एक अवाम नहीं है। अवाम के भी तो आप अपने मुल्क के हाथ पे तो देखे ना। सही है। अब 2000 रुपए की टिकट कौन खरीदेगा? और गुर्बत इतनी हो गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पैसे लोगों के पास कम हो गए हैं, खर्चे ज्यादा हो गए। अच्छा, एक और बात है, फिल्म देखने जाता है बंदा लार्जर देन लाइफ इसलिए कि वो जिंदगी के झमेलों से तंग आके, सर गरीब आदमी की चीपेस्ट एंजॉयमेंट है। वो कहता है कि चलो भाई 2 घंटे 2.5 घंटे मैं इस दुनिया में अपने प्रॉब्लम छोड़ के वो दे। अच्छा, मजे की बात है, हमारी फिल्म जो है वो भी प्रॉब्लम्स पे बना रहे हैं अब सारे, कि ये हो गया, दहशतगर्दी होगी, फलाना हो गया। तो वो क्या है कि वो जो आपकी जैसा अमराव जान या ये मूवीज थी ना, उसकी वजह ये थी कि लोग एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाते थे उस मूवीज के थ्रू। सर वो बेचारे दिन भर की थकन, एक हफ्ते का इंतजार, टांगे में बैठ के आना, ढोल ढमक्का बजना, क्या बात है, बच्चे तैयार हो रहे हैं कि जी जुमे को फिल्म रिलीज होनी है। एक इवेंट होता था।
प्रेपरेशन होती थी, प्रिपरेशन होती थी। वो फिर वहां जाके बर्गर समोसे लेना, बैठना, पैटीज लेना, पॉपकॉर्न खाने, 5 आने का कोक पीना, फिर वो इंटरवल होना, फिर वो जरा रिलैक्स होना, फिर कुछ सिगरेट पी रहा है कोई। सो ये एक एंटरटेनमेंट। तो जब इंटरवल आप लोगों की फिल्मों के होते थे ना, तो हम लोग जो है बाहर जाके जब कुछ खा पी रहे होते थे, फिर हम बातें करते थे। जी जी। फिर आपकी जो तस्वीरें लगी होती थी उधर, सब सिनेमाज में आपके रशेस वो लगे होते थे ना, जो वो तस्वीरों के शॉट्स के, तो उसमें हम कहते थे ये हो गया, अभी ये होना है, ये वाला सीन आना है। exactly. तो ये चीजें मैं मिस करता हूँ कि अभी डिजिटल फॉर्मेट पे जब से फिल्म गई है, तो अच्छा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सबसे बड़ा खतरा आप लोगों के दौर में होता था फीते का, जी, कि वो फिल्म जो है वो ज़ाहिर एक उस पे नेगेटिव पे तैयार हो रही होती थी, तो वो फिर कोशिश करते। हाँ, तो अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि पहला शॉट ही रॉ होता है, सबसे बेस्ट होता है। yes. अभी आप 18 शॉट ले सकते हैं विदाउट कोई फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम नहीं है ना। उस वक्त तो फीता जो है ना, वो जब जाता था तो प्रोड्यूसर के ऊपर दिल पे छुरियां चल जाती थी कि मेरा इतना पैसा लग जाएगा इस। मेरे पास जब आप आएंगे ना कभी, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कितनी बुक्स है। अच्छा, उसमें एडिटिंग का आपको वो मैं प्रेजेंट तो करना चाहूँगा। अच्छा जी, बिकॉज यू आर इन इट। तो उसमें ब्लैक एंड वाइट से, जब से ब्लैक एंड वाइट, जब मैंने उसको पढ़ा हुआ सारा एडिटिंग को, उसकी लाइट्स को, ब्लैक एंड वाइट को, जब बोलना नहीं शुरू हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक फिल्म थी ब्रिज ऑन द रिवर को, सर एलेक गेनेस, वो तो लंबी हो जाएगा आपका, आई डोंट नो वेस्ट योर टाइम। जी जी जी। तो उसको वो बंद कर देते हैं, ही इज ए कर्नल। अच्छा, जापानीज जो उसको बंद कर देते हैं उसको, ठीक है। वो 40 डेज के लिए बंद हो जाता है। उसको सूरज तक का भी नहीं दिखाते, ठीक है। खैर उनसे कोई तय हो जाती है टर्म्स, तो वो अब वो बाहर निकलता है। अब जब वो बाहर निकलता है तो वो उठ के पहले तो वो देखता है सूरज की, इसको वो पड़ती है तो बड़ा वो मतलब वो करता है, इरिटेट होता है उसको कि 40 दिन के बाद वो सूरज देख रहा है। उसके बाद उसकी हल्के हल्के उसकी नजर आप वो देखता है तो उसकी आर्मी खड़ी हुई है। अब जब उसकी अपनी आर्मी खड़ी हुई है, जो उसको आर्मी देखता है, तो उसके बाद ही इज कर्नल नाउ। अब जो जनाब उसने वो चाल चली है, अच्छा, ही गॉट एन अवार्ड फॉर दैट। वहां पे उसको सर का खिताब मिला। क्या बात। और उस डायरेक्टर ने, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बड़ा मशहूर डायरेक्टर है। अच्छा, उसने उसकी 100 टेक्स ली हैं उसमें। अच्छा, 100 टेक्स। और वो ये कहता रहा कि मेरी पहली टेक ही ओके, और पहली टेक ही रखी हुई लगी। अच्छा, क्या बात है। देखे ना, यही तो बात है ना। फिर आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे मुझे, क्योंकि आप बोल्ड आदमी हैं, ब्लंट आदमी हैं, लोग ज़रा ढकी छुपी बात या कोई मुनाफिकत की बात करते हैं, आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का? हम इसको रिवाइव कर पाएंगे अगर ऑनेस्टली काम करें? अगर चक्करबाजी से करेंगे तो फिर इससे ही बुरा हाल होगा। देखें ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट। यार झूठ हमने भी बोले होंगे, ये बात नहीं हो रही। बिल्कुल। अब आपको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, पैसे बीच में से 3 की जगह आप 3 की जगह 4 अपनी जेब से डाल रहे, 3 7 अच्छी फिल्म बनाए, बिल्कुल, ताकि हमारी गवर्नमेंट को भी हो कि नहीं अच्छी फिल्में बननी है। यार फेल पास इज नॉट द सब्जेक्ट, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। बिल्कुल। पर आप अपनी तरफ से अच्छा तो बनाएं, और सबसे अच्छे वो लोग होंगे जो समझदार लोग हैं। I may be wrong, but what I think is कि चूंकि इस वक्त हम बड़े एक अजीब दौर से गुजर रहे हैं, तो they should relax the people. Yes. मैसेज भी हो, you're right, you know, बिल्कुल सही। भाई जंग तो चल ही रही है, भाई जंग को कौन देखने आएगा यार। और फिल्मों में भी आप जंगी दिखा रहे हैं, फिल्मों में भी आप जंगी दिखा रहे हैं, पर देयर शुड बी मैसेज आल्सो कि लोगों को टच तो करे ना। और सर सोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए। सोल्यूशंस के लिए मेरा ख्याल है लोगों को घर घर जाके, सवाए फिल्म या टीवी के और कोई मीडियम नहीं है जो सिखा सके। पढ़ना वैसे लोगों ने छोड़ दिया है, लिटरेचर तो आपको पढ़ता नहीं, ऊपर से रही से एक असर सोशल मीडिया ने कर दिया है, मतलब पूरी के वो टिकटॉक ही देखते हैं कि जो भी है वो सामने आप गाना देख ले, कोई भी देख ले। तो जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे, आई होप सो, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लोगों की जो फिल्म इंडस्ट्री है, हम जब उसकी रिवाइवल की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ, मैं गया हुआ था अभी 3 दिन पहले जी, संगीता बेगम के सेट के ऊपर। अच्छा जी। क्योंकि मैं ओपनिंग के ऊपर जा नहीं सका था। वो जो नई मूवी उनकी आ रही है ना जी, उनकी नई मक्खो जी।
तो मैं उस पर गया हुआ था, तो शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। हालांकि बेचारी वो ज़रा उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, बट शी इज़ वर्किंग और वो अच्छी फिल्म। लेकिन डेडिकेशन तो है ना। Oh yes, of course. Yes. In spite of that कि she is not feeling good, she is on the set और गर्मी देख लें क्या। और माशाल्लाह हमारे आर्टिस्ट बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी भी बड़ा अच्छा करेंगे। आई होप इंशाल्लाह मेरी दुआएं उनके साथ है। सर आखिर में मुझे कोई बताइए, कोई जेन जी जो हमारी नई नस्ल है, शाहिद हमीद साहब जेन जी को कोई मैसेज ऐसा देना चाहें कि आज से 25 साल बाद 50 साल बाद जब ये इंटरव्यू कोई देखे तो शाहिद हमीद साहब अपने दिल की क्या बात अपनी नई नस्ल को कहना चाहेंगे? यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी एज ए पाकिस्तानी, मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा अपनी आने वाली नस्लों को जी कि सबसे पहले तो ऑनेस्टी सीखें। अच्छा जी। ऑनेस्टी के बाद वो ये सीखें कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और पाकिस्तान ही हमारा है, फौज हमारी है, ये अवाम हमारी है। गलती सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं होती, अल्लाह भी माफ़ कर देता है। सो एजुकेशन इज़ अ मस्ट, एहतराम इज़ अ मस्ट, बड़ों का एहतराम। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपने ज़िंदगी के अंदर बचना है या आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बनना है जी, तो अल्लाह का दिया हुआ सबक ना भूलें आप। क्या बात है। मुझे बहुत कुछ, काश मैंने कुरान शरीफ बहुत पहले पढ़ा हुआ था, क्योंकि बचपन में मैंने नहीं पढ़ा, मैंने बहुत लेट पढ़ा। और मुझे आप यकीन करें इस बात का कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे कुरान शरीफ में लिख दी है। क्या बात, माशाल्लाह। इसको ना छोड़ें। और वही नेशन कामयाब होती है जिसमें नेशनलिज्म हो, जिसमें ईमानदारी हो, जो अपनी रूट्स के साथ, जो अपने रूट्स के साथ चले। बिल्कुल सही बात। क्या बात है सर, क्या बात है। सर मेरा ड्रीम एक और आज पूरा हुआ है। मैं तो अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों से, आपकी ज़िंदगी में मुलाकात करके आप लोगों से, और ये वो वाले सवाल हैं जो मेरे दिल के सवाल थे कि मैं सोचता था आप लोगों को स्क्रीन पे देखते हुए कि अगर आप कभी मेरे सामने हो तो मैं क्या कहूँगा, क्या पूछूंगा। उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं मुझे पता है, लेकिन हमने जो आपके साथ अभी गुफ्तगू की है, मैंने उसमें एक नया शाहिद हमीद का रूप देखा है। थोड़ा सा आपने बड़ा इंटीमेट होके बात की है हमसे। इसमें मैंने सारी बातें भी ऐसी की हैं जो पहले कभी नहीं की आपने। सर आपकी सेहत के लिए बहुत दुआ करते हैं, आपकी लंबी ज़िंदगी के लिए, उम्र खिज़र के लिए दुआ करते हैं आपकी, कि आप अपने पाँव पे अपने ज़िंदगी में जो है ना वो सब अभी भी करें, क्योंकि मेरा ख्याल है अभी आपकी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस आ गया, अब तो आप उसको मतलब अगर पेश करना चाहें तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे अच्छा रोल मिला तो, अच्छे कैरेक्टर मिला तो मैं ज़रूर करेंगे। आई वांट टू सर्व माय कंट्री। बिल्कुल सर, आई एम बोर्न फॉर माय कंट्री। और आप लोगों की वजह से ही हम लोगों ने सीखा है। आप एक बहुत बड़ा पिलर है हमारा, तो हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। आज भी आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मुलाकात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।